ये है पोखरा, नेपाल का दूसरा बड़ा शहर। इसे लोग नेपाल का टूरिज्म कैपिटल भी कहते हैं। यही वो शहर है जहां से माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप का रास्ता होकर गुजरता है। मगर टूरिज्म हब होने के साथ साथ पोखरा शहर की एक और खास बात है जो कि बहुत कम लोग जानते हैं कि ये दुनिया की सबसे खतरनाक और एलीट फाइटिंग फोर्स ब्रिटिश आर्मी की गोरखा ब्रिगेड का होम टाउन भी है। और मकामी गोरखास को रिक्रूट करने के लिए यहाँ ब्रिटिश आर्मी का रिक्रूटमेंट सेंटर भी मौजूद है। वेट व्हाट? लेकिन ब्रिटिश आर्मी इतनी दूर पहाड़ों में नेपाली सोल्जर्स को क्यों रिक्रूट कर रही है? कोई सेंस नहीं बन रहा। बनेगा, आई प्रॉमिस, लेकिन एंड तक मेरे साथ रहना। तो ये कहानी है कि कैसे जियोपॉलिटिक्स आपको अलग अलग शक्लों में दुनिया के हर हिस्से में मिलेगी, जैसे कि पोखरा जैसे टूरिस्टी शहर में भी, जहां शायद कोई इसकी प्रेजेंस का तसव्वुर भी ना कर सके। तो जी, मेरा नाम है हारिस अहमद खान एंड वेलकम टू माय जर्नलिज्म लैब और आप देख रहे हैं नेपाल डिकोडेड। Always remember who you are. A soldier in the British Army, but most importantly, a son of Nepal. Be proud of both. Jai, Brigade of Gurkhas. पोखरा नेपाल के वेस्टर्न रीजन में मौजूद एक शहर है जिसे उसकी सीनिक ब्यूटी, फीवा लेक और अन्नपूर्णा माउंटेन रेंज से नजदीकी के बाइस जाना जाता है। आर्कियोलॉजिस्ट के हिसाब से पोखरा को पहली बार 8th सेंचुरी बीसी में किरात नामी लोगों ने आबाद किया, जो हिमालय के पहाड़ी सिलसिलों में जिंदगी बसर कर रहे थे। ये लोग माहिर घुड़सवार और जंगजू भी थे। 18th सेंचुरी में ये गोरखास के कंट्रोल में आया, जो यहाँ से कुछ ही फासले पर आबाद थे, और फिर ये गोरखा किंगडम का पार्ट बना। गोरखा भी वो पहाड़ी लोग हैं जिन्हें उनकी बहादुरी और लड़ने में महारत के बाइस जाना जाता है, खास करके गोरेला वॉरफेयर, यानी कि जंगल और उस जैसे टेरेन पे लड़ने में उनका कोई सानी नहीं। मगर आज के पोखरा को देखकर ऐसा हरगिज नहीं लगता कि कभी यहाँ एक जंगजू लोगों पर मुश्तमिल किंगडम आबाद था। जैसे जैसे गोरखा किंगडम फैलता गया, यहाँ तक कि मल्ला डायनेस्टी को शिकस्त देकर काठमांडू वैली पर भी ये काबिज हो गया, तो इसे अलग अलग नामों से पुकारा जाने लगा, जैसे कि किंगडम ऑफ नेपाल, क्योंकि उस वक्त काठमांडू वैली ही असल नेपाल के नाम से जानी जाती थी, या फिर असल हिंदुस्तान, क्योंकि हिंदुस्तान यानी इंडिया में तो उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी, और नेपाल एक हिंदू गोरखा राजा पृथ्वी नारायण शाह के मातहत एक आजाद रियासत था और थ्राइव कर रहा था। तिब्बत, जो आज का मॉडर्न डे चाइना है, और हिंदुस्तान के बीच होने की वजह से गोरखा किंगडम एक इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट पर वाक़ था, और इसकी अहमियत का अंदाजा राजा पृथ्वी नारायण शाह को बखूबी था। इसलिए वो जानते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी कभी ना कभी उनके किंगडम पर अटैक जरूर करेगी। बाय द वे, पोखरा और उसके अतराफ के रीजन की एक हिस्ट्री रही है इंटरनल और एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स की, और यहाँ हिंदूज के अलावा बुद्धिस्ट भी रहते हैं, क्योंकि यहाँ से आगे और इंडिया के बॉर्डर के पास लुम्बिनी प्रोविंस है, जो बुद्धिज्म के फाउंडर सिद्धार्था गौतमा, जिन्हें हम गौतम बुद्ध या बुधा के नाम से भी जानते हैं, उनका जाय पैदाइश भी है। और जैसे कि बुद्धिज्म में पीस को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, तो उसे मद्देनजर रखते हुए बुद्धिस्ट कम्युनिटी ने लुम्बिनी और पोखरा में वर्ल्ड पीस पगोडा मॉन्यूमेंट्स की तामीर की, जिन्हें शांति स्तूपा भी कहते हैं, और यहाँ मैं इन्हीं में से एक पर घूम रहा हूँ जो पोखरा में वाक़ है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को नेपाल पर अटैक करने से रोकने के लिए राजा पृथ्वी नारायण शाह ने एक फॉरेन पॉलिसी और मिलिट्री स्ट्रैटेजी इख्तियार की, जिसे हम आज की जुबान में ऑफेंसिव डिफेंस कहते हैं। यानी कि इससे पहले दुश्मन हम पर अटैक करे, हम उस पर अटैक करके उसके की एरियाज को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। तो यहाँ से उन्होंने हिंदुस्तान की तरफ अपना एक्सपेंशन शुरू किया। साथ ही उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की उस रिक्वेस्ट को भी रद्द कर दिया जो उन्होंने नेपाल किंगडम को तिब्बत के साथ ट्रेड के लिए एज अ रूट यूज करने के लिए की थी। आखिरकार इस सब के नतीजे में एंग्लो नेपलीस वॉर शुरू हुई, जिसमें पृथ्वी नारायण शाह की गोरखा आर्मी ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी का सामना किया। इस जंग में अंग्रेजों के पास उस वक्त की मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी, यानी कि गन्स थी, और नेपाली गोरखों के पास गोरेला वॉरफेयर टैक्टिक्स, जिसके बाइस ये जंग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काफी मुश्किल रही। बाय द वे, जस्ट टू ऐड सम कॉन्टेक्स्ट, ये पोखरा में वाक़ गुप्तेश्वर महादेव मंदिर है, जो कि केव में तामीर किया गया है और जमीन की काफी गहराई में जाकर पाया जाता है। और ऐसी बहुत सी जगहें नेपाल के जंगलों और पहाड़ों में पाई जाती हैं जहां छुपना बहुत आसान है, और किसी भी इन्वेडिंग आर्मी के लिए यहाँ जंग जीतना एक बहुत मुश्किल काम है।
तो एक तरफ तो गोरखा आर्मी अपनी इस गोरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक से अंग्रेजों के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे थे, तो वहीं दूसरी जानिब नेपाली किंगडम अब इस 2 साल तवील जंग को अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। आखिरकार इस जंग का खात्मा ट्रीटी ऑफ सुगौली के साथ किया गया, जिसके बाद नेपाल को उत्तर प्रदेश और बिहार की कब्जा की गई टेरिटरीज को अंग्रेजों को वापस देना पड़ा। नेपाली मोनार्की कमजोर पड़ गई और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये इख्तियार हासिल हो गया कि वो नेपाल के स्टेट अफेयर्स में मुदाखलत कर सकें, और इस तरह नेपाल एक ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट यानी कि एक क्लाइंट स्टेट बन गया। इसके अलावा ब्रिटिशर्स को सबसे ज्यादा हैरानकुन बात ये लगी कि गोरखास न सिर्फ जंगल वॉरफेयर और लड़ने में माहिर थे, बल्कि अपने राजा से बहुत लॉयल भी थे और हार नहीं मान रहे थे। तो उन्होंने नेपाल से न सिर्फ जंग का खर्च वसूल किया, बल्कि गोरखास को अपनी आर्मी में शामिल करने की शर्त भी मनवा ली। इस तरह गोरखास की ब्रिटिश आर्मी में रिक्रूटमेंट की बुनियाद 200 साल पहले पड़ी, जिसके बाद आज भी गोरखास ब्रिटेन के लिए दुनिया भर में लड़ते हैं, जैसे इंडिया, यूरोप, अफगानिस्तान, बर्मा, चाइना, तिब्बत, साइप्रस, यहाँ तक के वर्ल्ड वॉर्स में भी। सिंगापुर जो कि एक ब्रिटिश कॉलोनी थी, वहां भी अंग्रेजों ने इन्हें डिप्यूट किया, जो आज सिंगापुर पुलिस का पार्ट है, और ब्रिटिश आर्मी सिंगापुर के लिए आज भी उन्हें ट्रेन करके वहां भेजती है। ये सब 1947 में ब्रिटेन, इंडिया और नेपाल की ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट के तहत हुआ, जिसके बाद गोरखास की रिक्रूटमेंट ब्रिटिश आर्मी में आफ्टर कॉलोनाइजेशन भी जारी रही। आपको एक मजे की चीज दिखाता हूँ। ये ब्रिटिश आर्मी की वेबसाइट है, जहां उन्होंने इस पूरे गोरखा वॉर चैप्टर को ऐसे सम अप किया है कि जैसे गोरखास की रिक्रूटमेंट किसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत होती हो। और मेरे ख्याल में तो यहाँ सिर्फ इस लाइन की कमी है कि इन द एंड दे ऑल लिव हैप्पीली टुगेदर। सो डू यू गेट माय पॉइंट? दिस इज हाउ ब्रिटेन अटेन्स इट्स जियोपॉलिटिकल मोटिव। पोखरा में आज इनकी हिस्ट्री मौजूद है, चाहे वॉर म्यूजियम की सूरत में हो या फिर ब्रिटिश आर्मी कैंप की, जहां नेपाल भर से कैंडिडेट ब्रिटिश आर्मी की गोरखा ब्रिगेड के लिए सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरते हैं। और ऑफ कोर्स ये किसी फ्रेंडशिप या फिर किसी लॉयल्टी के तहत नहीं होता, बल्कि नेपाल जैसे गरीब मुल्क में ये एक बहुत हाई पेइंग जॉब है और इसकी पेमेंट ब्रिटिश पाउंड्स में होती है, एंड विद ऑल अदर बेनिफिट्स। सो इससे आपको अंदाजा होगा कि ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस कितना कंपेटिटिव है। दूसरी जानिब ब्रिटिशर्स के लिए ये एक चीप मर्सनरी है, जिसे वो हर उस टेरेन पर यूज करते हैं जहां उनके लोकल सोल्जर्स इनइफेक्टिव होते हैं। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि किस तरह पावरफुल कंट्रीज के जियोपॉलिटिकल मोटिव्स पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, कहीं बज़ाहिर तो कहीं छुपे हुए, और कभी कभी तो ऐसी जगहों पर भी जहां इनका होना शायद हम तसव्वुर भी ना कर सकें। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, और अगर ऐसा है तो प्लीज बी अ पार्ट ऑफ माई जर्नलिज्म लैब, जहां हम फ्यूचर में ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि उन टॉपिक्स को भी ऐड करें जो आपके सजेस्ट किए हुए हों। उसके अलावा अगर आप ये जानने में इंटरेस्टेड हैं कि नेपाल जैसी प्रीडोमिनेंट हिंदू कंट्री में मैंने किस तरह मुसलमानों की हिस्ट्री डिस्कवर की, तो फिर आप इस वीडियो पर क्लिक करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।